मैंने बोला जेई को बुलाओ फिर काम करो, और नहीं तो जेई अभी नहीं आता है तो फिर मॉर्निंग में उसको बुला कर काम। अगर इसको अभी मारूंगा ना तो लड़ाई जैसे ही शुरू होगी तो ये जगह स्पॉट छोड़ देगी, फिर काम करेंगे। और हुआ भी वैसा ही। और मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि मैं रंगदारी टैक्स मांग रही हूँ। तो मेरा ये भी कहना है, बहुत लोग मेरे संस्कारों पे भी उंगली उठा रहे हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट प्रेग्नेंट होने के नाते मुझे तो पता है गुणवत्ता चेक करने का काम मेरा नहीं है, वो जेई का है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पंचायत के 40 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं, वो भी सिर्फ एक एंटरप्राइजेस को गए हैं। को काम करना है अभी तो जेई को अभी बुला के करो आप रात में। रात का मैंने ये नहीं बोला कि रात में आप काम नहीं करो। रात्रि में अवैध तरीके से काम करवा रहे मुखिया पुत्र को जब वार्ड सदस्य ने रोका तो मुखिया पुत्र ने प्रेग्नेंट वार्ड सदस्य के ऊपर हमला कर दिया। मित्रों, रात्रि में इसलिए काम हो रहा था क्योंकि काम अवैध तरीके से वो करवा रहा था और वो चाहता था कि ये छोटा मोटा काम करवा कर बड़ा फंड निकाल कर जो अपने जेब में रख लिया जाए और गांव के लोगों को, वार्ड के लोगों को मूर्ख बना दिया जाए। लेकिन जब पढ़ी लिखी साक्षी ने वार्ड सदस्य होने की भूमिका निभाई और मुखिया पुत्र को रोकने का प्रयास किया कि तुम गड़बड़ी कर रहे हो, काम में घोटाला कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, रात्रि में काम नहीं होता है, काम जो है किसी जेई या निगरानी के जेई या किसी के निगरानी में होता है, तो उसने अपनी काली करतूतों और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुखिया पुत्र ने गर्भवती जो है साक्षी के ऊपर हमला कर दिया। अभी हमारे साथ वार्ड सदस्य हैं और मैं इनसे जानूंगा कि आखिर ये ईमानदार हैं तो बेईमान लोगों से कैसे लड़ती हैं। ये बताइए क्या कुछ हुआ था? देखिए, मौके पे पहुंची थी, वहाँ पे जेई मौजूद नहीं थे, ना ही कोई सरकारी अधिकारी थे। कितने बजे की घटना है ये? मैं लगभग 7, सुबह 7 के लगभग वहाँ पहुंची हूँ। शाम या सुबह? शाम को रोड बनता है कहीं क्या? जी देखिए, अब मेरी जानकारी वो भी पंचायत में। वो वही तो मैं बोल रही थी ना उनको कि अगर आपको काम करना है अभी तो जेई को अभी बुला के करो आप रात में। रात का मैंने ये नहीं बोला कि रात में आप काम नहीं करो, लेकिन जेई अगर अभी नहीं आता है तो आप सुबह काम करो। रात में इसलिए काम हो रहा था क्योंकि वो 13/9/22 करना चाहते थे और रात्रि में ही सारा उसको काम को खत्म करके जो है लोगों को मूर्ख बना देना चाहते थे और रात में बनाई गई सड़क रात्रि भर ही चलती। इसीलिए जब इनको पता चला तो ये दूर से दौड़ कर आई और इसके बाद मुखिया पुत्र को रोकने का प्रयास किया। आपने क्या बोला? मैंने बोला जेई को बुलाओ फिर काम करो, और नहीं तो जेई अभी नहीं आता है तो फिर मॉर्निंग में उसको बुला कर काम। मतलब रात्रि में आपने काम करने से मना किया? हाँ, मैंने रात में उसको बोला कि काम करने से मना भी नहीं किया। मैंने उसको बोला कि अभी अगर काम कर रहे हो तो जेई को अभी बुलाओ। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि जेई आया, 2 घंटे बैठ के चला गया, जेई के दिन भर यहीं बैठे रहेगा। हाँ, अगर जो पुराने हमारे वार्ड मेंबर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, वो कहने लगे कि काम अगर आपको इतना ही है तो आप खड़े होकर काम करवाइए, गुणवत्ता आपका चेक करने का काम है। मैंने अब उनको तो उतना पता नहीं है, मुझे तो पता है गुणवत्ता चेक करने का काम मेरा नहीं है, वो जेई का है। जेई को एस्टीमेट तैयार जेई को करना है, गुणवत्ता चेक उनको करना है, ये मेरा काम नहीं है। ये पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, इसीलिए इनको तमाम चीजों की जानकारी है कि काम किस तरीके से और किस ढंग से होता है। इसीलिए ये बड़ी ईमानदारी के साथ अपने वार्ड में अच्छा काम करवाना चाहती थी, लेकिन जो मुखिया पुत्र थे वो एकदम गड़बड़ घोटाला करना चाहते थे। हाँ। और उनको इन तमाम चीजों का, विषयों का जानकारी नहीं था। नहीं, जानकारी तो देखिए होगा ही, पंचायत सचिव है साथ में जानकारी देने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले पुराने जो थे उनके साथ भी मिलकर वो बहुत घोटाला कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि पंचायत के 40 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं, वो भी सिर्फ एक एंटरप्राइजेस को गए हैं। सिर्फ एक वो भी राई कुछ करके हैं। तो मुझे यही जानना है कि कोई भी काम करने के लिए 3-4 कोटेशन भी रेडी होते हैं और फिर कार्यकारिणी की बैठक में ये भी डिसाइड होता है उस कोटेशन पे कि जो लिस्ट प्राइस है, जो अच्छा कम पैसे पे अच्छा सामान दे रहे हैं उनसे खरीदना है। तो ये वैसे भी बैठक तो होती नहीं है, कार्यकारिणी भी बैठक होती नहीं है। तो आपने किस आधार पे ये भी डिसाइड किया कि एक ही इंटरप्राइजेस को 40 लाख रुपए देने की? ये सारी बातें हैं। और उसके बाद वहाँ पे माहौल तो तब गर्म हो गया जब उन्हें पता था कि मैं महिला हूँ, वो मुझे छुएंगे नहीं। हमारे साथ मेरे एक सुबोध भैया है जो मुझे हमेशा गाड़ी वही लेके आते हैं, जाती हूँ मैं उनके साथ, तो उनको भी वो छू नहीं सकते थे। वो जानते हैं कि थोड़े जो दबंगे लोग उनको छू नहीं सकते हैं। मेरे पिताजी को वो छू नहीं सकते थे, मेरे देवर को छू नहीं सकते थे। मेरा बंदा जो मेरे घर पे काम करता है वो वहाँ खड़ा था मेरे बैक पे, उस गरीब को उन्होंने पकड़ा और यही सोच के विवाद बढ़ाया कि अगर इसको अभी मारूंगा ना तो लड़ाई जैसे ही शुरू होगी तो ये जगह स्पॉट छोड़ देगी, फिर काम करेंगे। और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही उन्होंने लड़ाई किया, मैंने पापा को बोला आप उसको पहले वहाँ से हटाओ, मेरी जिम्मेवारी है, वो यहाँ से हटेगा तभी मैं चलूंगी। वहाँ से उसको हटाया, मैं भी निकली, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से निकली तो वहाँ पे एकदम चलो काम शुरू करो, काम फिर स्टार्ट हुआ। लेकिन बारिश फिर पड़ने लगी, बारिश की वजह से काम जरूर रुकी है, जो कि फिर अगले सुबह कंप्लीट हुई है। और मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि मैं रंगदारी टैक्स मांग रही हूँ। तो मेरा ये भी कहना है कि अगर मैं रंगदारी टैक्स मांग रही होती तो शायद मैं वो रोड बनने नहीं देती। आज वो रोड आप जाके देख सकते हैं, वो रोड कंप्लीट है।
सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और एक वार्ड सदस्य की सैलरी मित्रों 500 रुपया होती है और ये कहीं ना कहीं पहले जो है अपने पति के साथ जो है फॉरेन में रहती थी और वहां अच्छा खासा जो है लोगों का बिजनेस है। इसके बाद जो है ये पटना में जॉब भी करती थी, लेकिन उन तमाम चीजों को छोड़कर वार्ड के जो है भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, वार्ड के लोगों के लिए ये जो चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी। मैं ये भी बता दूं, अगर जो इंसान रंगदारी टैक्स लेता है ना, वो घर से अपने रुपए नहीं लगाता है और SC ST एक्ट भी इनके ऊपर लगा दिया गया है। सोचिए कि जो वो मुखिया है, मुखिया पुत्र द्वारा जो FIR किया गया उसमें SC ST एक्ट भी लगवा दिया गया है और ये इस वक्त थी ही नहीं। इनको जब पता चला तो ये बाहर से आई थी। हाँ, मेरे कहने का मतलब जिस बंदे ने लगाया है मैं उससे जानती तक नहीं हूँ। हाँ। और दूसरी बात कि मैं ये बता दूं कि जिस तरह से टैक्स का बात वो लोग करते कि मैं टैक्स मांग रही हूँ, उन्होंने कमेंट वैसा करते हैं कि आप मांग रही थी क्या? नहीं, पैसा नहीं और काम करने से पहले बोर्ड वोर्ड लगाया गया था। सुनिए, टैक्स लेने वाली बोर्ड तो नहीं लगा होता, टैक्स देने वाली कोई बात ही नहीं है, वो दे भी नहीं सकते हैं मुझे टैक्स, पहली बात। दूसरी बात कि जो वार्ड मेंबर अपने ही वार्ड में अपने निजी फंड से 1500 रुपए देकर एक सफाई कर्मी को रखी हुई है अपने वार्ड की सफाई करने के लिए, जो रोज आती है सुबह में मेरे यहाँ पूरे वार्ड में झाड़ू लगाती है, 1500। मुझे ये सरकारी पैसे नहीं मिलते। पूरे पंचायत में कहीं भी जो डेथ करते हैं ना गरीब लोग, उनको मैं 3000 मेरा फिक्स है देना। जो शादी की निकाह गरीब के होते 5000 फिक्स है मेरा देना। ये सरकारी फंड मेरे पास एज ए, मैं मुखिया नहीं हूँ जो मेरे पास आएंगे। 500 रुपया सैलरी मिलता है। हाँ। आप दुबई में रहती थी, पटना में आप जॉब करती थी, आप वार्ड सदस्य लड़ने के लिए 500 रुपया का सैलरी के लिए आप 40-50 हजार रुपया का सैलरी वाला जॉब काहे छोड़ दी थी? देखिए, छोड़ा नहीं था, हस्बैंड NRI थे तो वो बाहर थे। जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैं कब तक अकेली रहती, तो हस्बैंड के साथ मैं बाहर सेटल हुई पहले थोड़े टाइम। आए हम लोग छुट्टियों में थे यहाँ पे, फिर कोरोना काल में यहीं रह गए, एयरलाइंस वगैरह कैंसिल हो गई, यहीं रह गए। फिर फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो गई तो बच्चे आ गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन आ गया, तो हस्बैंड मेरे थोड़े से हैं सेवा भाव वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि छोटा मोटा ही सही बट एक पद होना ज़रूरी है सेवा करने के लिए। ऐसे भी गाँव में आप देखिए, शहर का मेंटालिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप फ्री का सेवा भी दे रहे हैं ना तो उसके भी लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बस मेरे हस्बैंड का था कि थोड़ा सा एक जो होता है कि एक न्यूनतम ही इकाई है ये पंचायत की, लेकिन एक होना चाहिए कि क्या ईमानदार लोगों की पंचायत में या वार्ड में जगह नहीं है क्या? क्या मुखिया जी अगर बेईमान है तो वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्यों को भी बेईमान बना देंगे क्या? अगर ये ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं तो मुखिया जी बेईमान है तो इनको बेईमान क्यों बनाना चाहते हैं? अगर इनके वार्ड में गलत काम हो रहा था, घटिया काम हो रहा था, घोटाला हो रहा था तो इन्होंने मना किया, तो इनके ऊपर हमला क्यों किया गया? और इसके बाद जो है SC ST एक्ट लगाकर जो है इनको जेल भिजवाने का काम जो है साजिश क्यों रची गई? ये सवाल है। बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर मैं रंगदारी टैक्स आज मांग रही होती तो आप पहले से दे रहे होते और ये विवाद नहीं होता। अगर मैं आप ही की तरफ पैसा खा रही होती तो फिर मैं आपकी दुश्मन नहीं दोस्त होती, मैं आपको पहले बता। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है अगर आप लोग एक साथ होते, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते तो शायद से इसी घर में बैठकर 2 कटोरी में आप लोग चाय पीते, क्योंकि इनका भी फायदा होता और आपका भी फायदा होता। लेकिन ये ईमानदार है, ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना जानती है और इसीलिए जो है इन्होंने बेईमान मुखिया पुत्र का जो है बहिष्कार किया और बहिष्कार की सजा सर ये मिली है कि इनके ऊपर SC ST एक्ट में मुकदमा और इनके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमा कर दिया गया है। और जो उस समय उस कार्य क्षेत्र पर, उस जगह पर, उस समय पर, उस घटना स्थल पर नहीं था, उसके ऊपर भी जो है FIR कर दिया गया है। अभी हमारे साथ सरपंच पुत्र हैं, सरपंच पुत्र के ऊपर भी जो है FIR कर दिया गया है। ये बेचारे स्कूल में पढ़ा रहे थे, शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ा रहे थे, घटना स्थल पर नहीं मौजूद थे, फिर भी जो है इनके ऊपर FIR कर दिया गया है। जरा सोचिए कि कैसे बेईमान लोग हैं और ईमानदार लोगों को फंसाने का, घसीटने का काम करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी ईमानदार लोगों को रास्ते से हटाइए तो कोई ईमानदार ईमानदारी के साथ आवाज नहीं उठाएगा, कोई गरीबों की बात नहीं करेगा, तो मनमानी तरीके से हम घोटाला करेंगे, रात में सड़क बनाएंगे और इसके बाद अवैध तरीके से जेब में अपने पैसा ठूंसकर जो है स्कॉर्पियो से घूमेंगे। सही बोल रहे हैं गलत? नहीं, आपका कहना सत्य है। आप कहाँ थे उस वक्त? हम स्कूल में थे और इसके बाद हम जो 43 में स्कूल बंद किए हैं, उसके बाद हम घर आए। तो आपके ऊपर FIR का हो गया चाचा? हाँ, इसका कारण हमको जो लग रहा है, हाँ। अरे पहली कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें मुखिया पुत्र और हमारे वार्ड मेंबर पढ़ी लिखी हैं, DM साहब से पुरस्कार प्राप्त है, अथी वाला क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधियों का जो पुरस्कार प्रतियोगिता, प्रोत्साहन पुरस्कार, हाँ, उनमें इनको सेकेंड स्थान है। निबंध प्रतियोगिता था जिला स्तर पे, उसमें मुझे सेकेंड स्थान मिला। सेकेंड पुरस्कार DM साहब इनको पुरस्कार दिए हुए हैं। तो उसमें वही मुखिया पुत्र के द्वारा जो है सो कहा सुनी हुआ था, तो हम मुखिया पुत्र को बुलाए
थे कि हमारा विद्यार्थी रहा है, हम उसको बुलाए थे, बउआ वार्ड मेंबर इधर है, तुम मुखिया पुत्र हो, प्रतिनिधित्व करते हो, कम से कम वार्ड मेंबर से तो सलाह लेना चाहिए था ना। हाँ, नहीं, वार्ड में काम कर, हाँ, एकदम सलाह लेनी चाहिए। तो हम कहते दोनों कंप्रोमाइज करके चलो और पंचायत का विकास करो। तो हमको कहा ना उनको छोड़ दीजिए, हम अपना स्थिति हम जानते हैं और उनको छोड़ दीजिए, हम उनसे फरिया लेंगे कभी। और बाद में ये स्थिति बनती कि हमारे वार्ड में ही आके हमारे वार्ड मेंबर के साथ 10-20 लोग के बीच में धक्का मुक्की करना, ये तो बहुत गलत है। एक महिला है, इनका सम्मान होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। अगर नारी शक्ति सामने आकर फ्रंट पर लड़ाई लड़ने का बेईमानों के साथ काम कर रही है तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। सोचिए ये प्रेग्नेंट है और ये उस वक्त बेगूसराय में थी और इनको जैसे ही पता चला कि हमारे वार्ड में गलत तरीके से घटिया काम हो रहा है, ये तुरंत अपने समस्तीपुर के अपने गांव में पहुंचती हैं। तुरंत पहले मैंने ये डिसाइड नहीं किया तुरंत जाना है। ऑब्वियसली रोड बन रहा था, मैं उस काम को नहीं रोकूंगी, लेकिन मैंने बीपीआरओ बीडीओ, उस दिन डीपीआरओ मंडल जी हैं हमारे समस्तीपुर के, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, हमारे सचिव जेई, मैंने सबको कॉल किया है। मेरे फ़ोन में अभी भी हिस्ट्री में मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितनी बार मैंने कॉल किया उनको, बट मुझे रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिला। उसके बाद मुझे आना पड़ा है। और इससे पहले भी डीपीआरओ, इसके बाद बीपीआरओ, सबको पत्र इन्होंने लिखा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या बोलें कि आप लोग सही हैं? कोई सही नहीं है, कोई ईमानदार नहीं। ईमानदारी के साथ काम होता तो शायद से इनके ये जो पत्र दिया गया इसका जवाब दिया जाता, और अगर जवाब दिया जाता तो जो मुखिया पुत्र हैं वो इस तरीके का हमला नहीं करते और इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना वारदात को अंजाम नहीं देते। सोचिए प्रेग्नेंट है, अगर इनके ऊपर जो है गलती से भी हाथ या पैर कुछ लग गया होता तो शायद से 2 लोगों की जान खतरे में होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो है इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ किया और घटनास्थल पर पहुंचकर जो है सारे मामले को सुलटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। कौन सुनेगा? देखिए, मैं ये एक बात ये कहना चाहूँगी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मैं महिला हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी सहानुभूति होनी चाहिए या कुछ भी। अगर ऐसा ही होता तो शायद मैं उस जगह पे रात में नहीं जाती, क्योंकि लोगों का बहुत ये भी कहना होता है कि महिला है तो गई ही क्यों। ये मेरा वार्ड है, मैं यहाँ की वार्ड मेंबर हूँ, मैं चाहूँ तो 2 बजे रात में भी निरीक्षण करने जा सकती हूँ, लेकिन मैं 2 बजे रात में भी जाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको मौका मिल गया मेरे ऊपर हाथ उठाने का। तो अगर कोई भी काम मेरे वार्ड, मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ कि कोई अगर जनप्रतिनिधि सम्मान के तरीके से अपने ईमानदारी का निर्वहन कर रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। ऑब्वियसली सम्मान होना चाहिए। और एक बात ये भी कि मैं बीमार तो नहीं थी, बहुत लोग मेरे संस्कारों पे भी उंगली उठा रहे हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट प्रेग्नेंट होने के नाते मैं अगर उस जगह पे नहीं गई हूँ तो ये मेरे संस्कार पे आ गया है। तो संस्कार देखिए इस चीज़ से नहीं होता है। मैं अपना जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य समझ रही थी इस चीज़ को। मैं बीमार नहीं चल रही हूँ, प्रेग्नेंट है। अगर आपकी मानसिकता को ये लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर नहीं निकलना चाहिए तो ये आपकी सोच में वो है। मतलब लोग उंगली उठाने वाले उंगली भी उठा रहे हैं। उंगली उठाने वाले उंगली भी उठा रहे हैं। हाँ, कि मतलब जो है ये सब यहाँ आना जाना, इसके बाद ये आवाज उठाना, सब गलत है। सब गलत है, क्योंकि औरत होने का फायदा उठाना चाहती है। आपको बता दूं, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का सुनना यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। बाकी बात जो मैटर है वो तो अलग ही है, लेकिन महिलाओं का उठना, देखिए एक शहर में ना, आप मेट्रो में भी चलते होंगे, कहीं भी जाते हैं, आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं, जेंट्स बैठे रहते हैं ना, सीट छोड़ देते हैं महिलाओं के लिए। गांव में ना कुर्सी पे मर्द बैठे रहते हैं, महिला नीचे बैठी होती हैं, बहुत फर्क है।